इस साल इतना कुछ हुआ कि हमारे पास कहानियाँ इतनी होगी कि हम अपने बुढ़ापे तक इसकी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। जब हम कहते हैं कि ये साल सबसे बुरा साल रहा, इसका मतलब ये नहीं होता कि इस साल से बुरा साल आया ही नहीं, बल्कि हमारे जनरेशन या हमारे पहले के जनरेशन जो कि हमारे माता पिता हैं, उनकी भी ज़िंदगी में इतना बुरा साल नहीं आया था। तो इस शताब्दी का सबसे बुरा साल का खिताब जाता है 2020 को। नमस्कार, खुशामदीद। नज़रिया एक ज़रिया के इस सेगमेंट में हम आज 2020 का रिव्यू करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब ये साल आ रहा था तब बहुत शांति थी, खास करके भारत के लिए। हम वीडियो हिंदी में बनाते हैं, हमारी ऑडियंस ही भारत से है जो कि हिंदी भाषी है, तो हम यहाँ भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। 2019 खत्म ही हो रहा था और सरकार वही कर रही थी जो वो करती है, बेकार के कानून बनाना। ये दिसंबर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले आती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। हम साफ ये कह सकते थे कि जी हमारे देश में पहले ही लोग भूखे मर रहे हैं, हम शरणार्थियों को कहाँ से पालेंगे। पर नहीं, सरकार ने डिसाइड किया कि सबको आने दो, बस मुस्लिम को नहीं। बस फिर क्या, लोगों में सेक्युलरिज्म की भावना जग गई और वो धरने पर बैठ गए। वैसे देश में उठापटक की घटनाएं तो लगातार हो रही थी, पर ये उन सब में से अलग गांधीवादी आंदोलन थी। लोग शाहीन बाग में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट पर बैठ गए और सरकार से इस कानून को हटाने की गुजारिश करने लगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के लोग इस बिल के समर्थन में आए, जिस कारण से दिल्ली में दंगे जैसे माहौल हो गए और कई जगह दंगे भी हुए। अब ऐसे हर चीज को एक्सप्लेन करने लगे तो ये साल इस वीडियो में ही खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट में हम इस साल की खामियां बता दें। साल शुरू होते ही 30 जनवरी को कोरोना को वैश्विक महामारी की उपलब्धि मिली। फरवरी में भारत में केसेस बढ़ने शुरू होते हैं। भारत में केसेस और मौतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसको देखते हुए भारत में पहली बार 25 मार्च को नेशनल लेवल पर पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। इसी के साथ इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया गया। में आते आते भारत में 4500 से ज़्यादा लोग इस बीमारी के कारण हमारा साथ छोड़कर चले गए थे। वहीं इस लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को परेशान किया, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। लॉकडाउन में काम ना मिलने के कारण गुजर करना मुश्किल था। घर जा नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ियां बंद थी। अफरा तफरी ऐसी मची कि लोग अपने घर हजारों किलोमीटर पैदल जाने को तैयार हो गए। इसी अफरा तफरी में 16 से ज़्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। कारोबार बंद होने से सिर्फ रोजगार लोगों की जिंदगी ही नहीं बल्कि सबकी जिंदगी पर इसका असर दिखा। इस बंदी के कारण स्टॉक मार्केट को भी बड़ा झटका लगा। कई कंपनियां बर्बादी की कगार पर आ गई। फिर बंगाल में अम्फान चक्रवाती तूफान आया जहां 80 लोगों की जान चली गई। उसके बाद विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर कंपनी में गैस लीक हुई जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग आसपास के इलाके में बेहोश हो गए। इतना नुकसान काफी नहीं था क्या, जो फिर टिड्डियों ने हमारे खेतों पर हमला कर दिया, जिस कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को काफी घाटा हुआ। खैर, वो कहते हैं ना कि हमारे मोदी जी आगे का सोचते हैं। वो जानते थे कि टिड्डियों को भगाने का तरीका शोर मचाना ही है, तो उन्होंने लॉकडाउन में ही डेमो क्लास दे दी, थाली और ताली बजवाकर। फिर मई में पता चलता है कि चाइना ने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और वो कहानी अभी तक चल रही है। हम आशा करते हैं कि नए साल के अवसर पर हम इस परेशानी का हल निकाल लेंगे। बाकी बातें तो कई बार हो चुकी है पर कोई रिजल्ट अभी तक नहीं मिला है। फिर हमारे कई दिग्गज अदाकारों ने हमारा साथ छोड़ दिया। इनमें से इरफान खान, ऋषि कपूर, सुशांत सिंह राजपूत भी हैं। बवाल सुशांत के मौत पर हुआ। यहाँ ऑडियंस और बॉलीवुड दोनों की हिपोक्रेसी दिखी। ऑडियंस पहले नेपोटिज्म से आए एक्टर्स को फॉलो करते हैं, उनकी मूवी देखते हैं, उनका फैन बेस बढ़ाते हैं। फिर सुशांत जैसे आउटसाइडर के मौत पर नेपोटिज्म और बॉलीवुड को बॉयकॉट भी करते हैं। वहीं बॉलीवुड से भी कई घटिया कहानियां बाहर आती है और बॉलीवुड का दोगलापन साफ दिखाई देता है। फिर बिहार बाढ़ के चपेट में आ गया और लाखों लोग घर से बेघर हो गए। वहीं बेंगलोर में प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर दंगे हुए।
और ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फ्रांस और कई सारे देशों में मोहम्मद के तस्वीर को प्रकाशित करने के कारण बहुत हमले हुए और यहाँ इस्लाम का कट्टर रूप उभर कर सामने आया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है, इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है, 97 लोग एक एयरक्राफ्ट क्रैश में पाकिस्तान में मारे जाते हैं, ईरान में यूएस बेसिस में इराक हमला करता है, टर्की में भूकंप अपना कहर बरपाता है, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की जाती है और अमेरिका और बाकी के देशों में ब्लैक लाइफ मैटर्स के प्रोटेस्ट होते हैं। साल भर इतना कुछ हुआ कि इस साल ने सबका जी खट्टा कर दिया। साल के अंत में वैक्सीन की खुशखबरी आई, तभी यूके से कोरोना की एक नई स्ट्रेन की बात आती है और फिर लोगों की जिंदगी में डर का माहौल बन जाता है। देश की इकोनॉमी गर्त में चली गई, पर इसका कारण कोरोना और लॉकडाउन रहा है। हम सरकार को इस खराब इकोनॉमी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, पर आशा कर सकते हैं कि वो कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि हमारी इकोनॉमी वापस अपनी रफ्तार से पटरी पर दौड़ना शुरू कर दे। ये साल आंदोलन से शुरू हुआ और आंदोलन पर ही खत्म हो रहा है। जैसे शाहीन बाग एक गांधीवादी आंदोलन था, आज हमारे किसान भी गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं और कई ऐसे किसान होंगे जो नए साल के अवसर पर अपने घर से दूर दिल्ली के आंदोलन में बैठे हैं। सबसे पहले हम उनको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि इस साल में सब बुरा ही हुआ है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है। इस साल हमें कई सुपर हीरोज मिले जिनके बिना ये दुनिया बर्बाद हो गई होती। वो हीरोज हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी और कई पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने हमें इस महामारी में जिंदा रखा। हम कितना भी थैंक्स बोले पर इनका शुक्रिया अदा करना पॉसिबल नहीं है। हम सोनू सूद को भी एक मसीहा मानते हैं जिन्होंने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने में मदद कर हमारे समाज पर एक एहसान किया है। कारोबार और गाड़ियां बंद होने के कारण हमारा वातावरण और शुद्ध हो गया है। लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में बंद थे। इस लॉकडाउन ने परिवारों को करीब लाने में मदद की और हमें एक मौका दिया कि हम अपने परिवार के साथ और ज़्यादा समय बिता सकें। लॉकडाउन और बेरोजगारी के कारण मेंटल हेल्थ को भी अहमियत मिली और लोगों ने मेंटल हेल्थ को और नज़दीकी से समझा। कई लोग इस लॉकडाउन के स्ट्रेस को कम करने के लिए सामने आए और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की ताकि वो अकेला महसूस ना करे। सुशांत के मौत के बाद भारत में डिप्रेशन और स्ट्रेस पर भी बात चली। वहीं इस साल हम अंतरिक्ष के और करीब पहुंच गए, जहां इसरो ने कई उपलब्धियां प्राप्त की और इस साल के अंत में इसरो ने PSLV-C 50 और CMS-01 को ऑर्बिट में उतारा और ये हमारा 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। देश को टेक्नोलॉजी की अहमियत समझ आई, जहां इस लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी। कई टीचर्स जो कि ज़्यादा टेक सेवी नहीं हैं, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर सैल्यूट है उन्हें कि इतनी परेशानी के बाद भी वो अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। वहीं हमें अमीर और गरीब के सेपरेशन का एक और उदाहरण देखने को मिला, जहां अमीर बच्चे वीडियो क्लासेस के मज़े लेते दिखे और गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करते दिखे। नेताओं की भी खोखली आत्मा को टटोलने का मौका मिला हमें, जहां वो घिरते दिखे वहां वो कोरोना की आड़ में छिपते दिखे और इलेक्शन और रैलियों में कोरोना आई गई बातों जैसे मुद्दे लग रहे थे। अब मेरे नज़रिए से हमें किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना चाहिए। हर पॉजिटिव चीज़ हम में उत्साह भरती है और नेगेटिव चीज़ हमें सीखने का मौका देती है। इस साल ने हमें साफ सफाई, हाइजीन, इम्यून सिस्टम की इम्पोर्टेंस बताई है। ये कोविड तो बस एक बीमारी है, आज है कल चला जाएगा, पर जो सीख ये हमें सिखाकर जा रहा है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अभी तो बस हम यही आशा कर सकते हैं कि ये बीमारी जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाए और हम अपनी नॉर्मल रफ्तार वाली ज़िंदगी में वापस लौट सके। देश की तरक्की के लिए हम सबको अपना काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी दर्शकों के लिए हम तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहते हैं और ये हमारी कामना है आप सब के लिए कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, खुश रहें और स्वस्थ रहें और जो भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में आए वो आप बड़ी आसानी से हल कर लें। जी, आज की वीडियो में इतना ही।
हम अपने गिव अवे कॉन्टेस्ट के विजेता का नाम अपनी अगली वीडियो में साझा करेंगे। हम विजेता को एक सोनी का ब्लूटूथ ईयरफोन गिफ्ट करने जा रहे हैं। आशा करते हैं उन्हें ये उपहार पसंद आए। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी धन्यवाद।